बच्चों, इस क्लास में हम लोग आज देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंतर्गत विशाल उत्तरी भारतीय मैदान। सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ था। दूसरा, इसकी संरचनात्मक विशेषता क्या है, इसका प्रादेशिक विभाजन क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। और चौथी बात ये देखेंगे हम लोग कि इससे आने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं या किन प्रश्नों के आने की संभावना है, कौन से प्रश्न आ चुके हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चर्चा हो रही थी विशाल उत्तरी भारतीय मैदान। मैं बता दूं कि इस मैदान का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और टर्शियरी काल में बनने वाले हिमालय के बीच जो अवतलित संरचना थी, उस अवतलित संरचना पर मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली मुख्य और उसकी सहायक नदियों तथा प्रायद्वीप से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए मलबा के निक्षेप के कारण हुआ है। बहुत सारे विद्वान इसे टेथिस का पीछे हटना की संकल्पना के आधार पर व्याख्या करते हैं। कुछ टेथिस भूसंरचना में मलबा भराव के कारण इसकी उत्पत्ति को मानते हैं और इसी तरह के की और संकल्पनाएं इस मैदान की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। इस मैदान का निर्माण चूंकि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप के कारण हुआ है, इसलिए इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इसका कुल विस्तार लगभग 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और पूर्व से पश्चिम में इसकी कुल लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी भाग में यह ज़्यादा चौड़ा है 500 किलोमीटर और पूर्वी भाग में कम चौड़ा है जो कि 100 किलोमीटर है। इस मैदान का 50% से ज़्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, जबकि शेष 50% हिस्से पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि इस मैदान विशाल उत्तरी भारतीय मैदान के निर्माण की वो मैं बता चुका हूँ कि ये नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से हुआ है। वास्तव में उत्तरी भारतीय मैदान जो है, यह एक विवर्तनिक गर्त था जिसमें नदियों ने हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपना मलबा निक्षेप किया। यहीं पर इस बात का भी मैं उल्लेख कर दूं कि इस मैदान के निर्माण में जितना योगदान हिमालय की नदियों का रहा है, उतना योगदान प्रायद्वीप की नदियों का नहीं रहा है। इसीलिए इसे हिमालय की नदियों का देन मानते हैं। इसकी ढाल पूरब की ओर है और इसमें निक्षेप की जो गहराई है वो लगभग 2000 मीटर है। हिमालय के निकट जलोढ़ की गहराई अधिक है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार के समीप इसकी गहराई कम है। संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम इस मैदान की संरचना या संरचनात्मक विशेषताओं का अध्ययन करें तो मैदान को 4 संरचनात्मक इकाइयों में बांटा गया है। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। तो भाबर वह प्रदेश होता है जहां नदियां किसी पर्वत से उतरने के बाद उस पर्वत की पदस्थली में अपने बड़े आकार के कणों को, खास करके बड़े बोल्डर्स, कंकड़ पत्थर को जमा करती हैं। चूंकि कणों का आकार या निक्षेप का आकार बड़ा होता है, कण बड़े आकार के होते हैं, इसलिए इनके बीच काफ़ी दरार होती है और इस दरार में के कारण पारगम्यता इस निक्षेप में इतनी ज़्यादा होती है कि उतरने वाली नदियां जिन्होंने कि इस मलबे का निक्षेप किया हुआ है, इस जलोढ़ पंख के रूप में किया हुआ है, उस निक्षेप में ही ये नदियां विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए यह नदियों की विलुप्ति का क्षेत्र होता है। सामान्यतः शिवालिक के पदस्थली में इस भाबर का निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा हुआ है और इसमें नदियां इस निक्षेप में विलीन हो जाती हैं पारगम्यता की अधिकता के कारण। इसीलिए इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर है और सर्वाधिक ऊंचाई 200 से 300 मीटर पाई जाती है। नदियों के अंतर्ध्यान का यह क्षेत्र होता है।
यह अविच्छिन्न रूप से सिंधु शिवालिका की तलहटी में सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। भाबर के बाद दूसरी महत्वपूर्ण संरचना तराई की है। तराई भाबर के ठीक दक्षिण महीन कणों के निक्षेप से बनने वाला जड़ों शंकु है, जिसमें भाबर में विलुप्त नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं और इसमें कई धाराएं, छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य जलधारा का निर्माण करती है और यहां से नदी की मुख्य जलधारा आगे की ओर बढ़ती है। तो इसकी चौड़ाई लगभग 15 से 30 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसमें चूंकि जल का जमाव लगातार हुआ रहता है, इसलिए दलदली क्षेत्रों का निर्माण होता है। साथ ही महीन मृदा के निक्षेप के कारण यह मृदा ज़्यादा उपजाऊ होती है और इस पर घने वनों का विकास हो जाता है धीरे धीरे। तो यह घने वनों और दलदली भूमि का क्षेत्र होता है। इसमें निक्षेप जो होते हैं महीन कंकड़ पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी के रूप में होते हैं। घने वनों और दलदली क्षेत्र के कारण यहाँ पर मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा होता है, इसलिए इस क्षेत्र में मस्तिष्क ज्वार, जापानी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसे रोग बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो ये था तराई प्रदेश। लेकिन इस तराई प्रदेश की दूसरी अच्छी विशेषता यह है कि इसमें जंगलों को काट कर लोग कृषि कार्य को बढ़ावा बड़े पैमाने पर दे चुके हैं। इसमें गन्ना की कृषि जल की अधिकता और उपजाऊ मृदा के कारण बड़े पैमाने पर होती है। साथ ही चावल की कृषि बड़े पैमाने पर होती है और बेहतर किस्म के चावल उगाए जाते हैं। गेहूं की कृषि इस प्रदेश में नहीं हो सकती है, क्योंकि पानी की अधिकता के कारण गेहूं की फसल खराब हो जाती है। तीसरा प्रदेश है बांगर प्रदेश। यह पुरातन जलोढ़ निर्मित प्रदेश है। वास्तव में नदी के तट के दोनों ओर का वह हिस्सा जो कि काफ़ी ऊंचाई लिए हुए है, काफ़ी निक्षेप के कारण काफ़ी ऊंचा हो चुका है और जिस पर बाढ़ का पानी प्रत्येक साल नहीं पहुंच पाता है, उसको हम कहते हैं बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश का उपयोग लोग आवासीय क्षेत्रों और कृषि कार्यों में करते हैं। बांगर प्रदेश का निर्माण गंगा के दोनों ओर मध्य से उत्तर प्लेस्टोसिन काल में हुआ था। चूंकि इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था, इसलिए यह प्रदेश ज़्यादा ऊंचा है और यहाँ बाढ़ का पानी प्रत्येक साल नहीं पहुंच पाता है। सतलज का मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान और नदियों के मध्यवर्ती मैदान बांगर प्रदेश के रूप में पाए जाते हैं। बांगर प्रदेश में कहीं कहीं अपरदन की भी घटना आपको देखने को मिलती है और इसके ऊपरी मुलायम मिट्टी हट जाने से नीचे की कंकड़ीली मिट्टी उभर आई है, जिसको हम भूड़ कहते हैं। इसके अलावा बांगर प्रदेश में कहीं कहीं पानी के जमाव के कारण या सिंचाई की अधिकता के कारण मिट्टी में नमक की मात्रा, लवणता की मात्रा बढ़ गई है, जिससे इस बनने वाली लवणीय मिट्टी को हम रेह मिट्टी या कल्लर मिट्टी भी कहते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि रेह या कल्लर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है। तो यह लवणीय मिट्टी होती है, खारी मिट्टी होती है, जो कि जल जमाव के कारण उत्पन्न होती है या बनती है। चौथी संरचनात्मक विशेषता है खादर। तो खादर नदी घाटी के दोनों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है और नई जलोढ़ मृदाओं का निक्षेप करता है। इस खादर प्रदेश का निर्माण नदी के दोनों ओर उत्तर प्लेस्टोसिन काल में हुआ था। यहाँ आज भी बाढ़ की घटनाएं हमें दिख जाती हैं। वास्तव में खादर का अधिकतर विस्तार डेल्टाई प्रदेश के रूप में हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पुराना भाग जो है वो भारत में है, लेकिन जो नया वाला हिस्सा है वह बांग्लादेश में नवीन खादर के रूप में प्रेजेंट है। खादर की अधिकता जो है खास करके खादर में नदी के साथ साथ नवीनतम जलोढ़ वाले बाढ़ मैदान वाली निम्न भूमि को उत्तर प्रदेश में खादर कहते हैं और पंजाब में बेट कहते हैं। लेकिन निम्नवर्ती हिस्से में जहाँ की भूमि काफ़ी नीची हो गई है और कभी कभी इसमें जल जमाव भी पाए जाते हैं, उसको हम टाल और जल्ला के नाम से भी जानते हैं।
तो ये था आपकी विशाल मैदान की संरचनात्मक विशेषता। अब हम इसका प्रादेशिक अध्ययन भी कर लें। तो प्रादेशिक विभाजन की जब भी बात होगी तो इसको हम 4 प्रदेशों में बांटते हैं। पहला है आपका पंजाब का मैदान, दूसरा है राजस्थान का मैदान, तीसरा है आपका गंगा का मैदान और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान जो है, इसका निर्माण सिंधु और उसकी सहायक नदियों, खासकर ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, इन सब नदियों के निक्षेपण के कारण हुआ था। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 250 मीटर है और इसका विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा के अलावा दिल्ली तक है। लेकिन अगर संपूर्ण भारत के अलावा अगर हम पाकिस्तान के पंजाब को भी ले लें तो इन सब को मिलाकर इसका निर्माण इन्हीं 5 नदियों द्वारा हुआ है। इसलिए इसे पंच आब यानी 5, चूंकि नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं और इसका निर्माण चूंकि 5 नदियों से हुआ है, इसलिए 5 नदियों के दोआब के कारण इसको पंच आब यानी पंजाब कहते हैं। अब इस 5 दोआबों के नाम की अगर चर्चा करें तो इन दोआबों के नाम इन नदियों के प्रथम अक्षर से लिए गए हैं। अब पहले नदियों की चर्चा कर लें तो इन नदियों का विस्तार, नदियों का प्रवाह जो है दक्षिण, नदियों का नामकरण जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम बढ़ें तो सबसे दक्षिण में ब्यास, उसके उत्तर में सतलज, उसके उत्तर में रावी, उसके उत्तर में चिनाब, चिनाब के उत्तर झेलम और सबसे उत्तर में सिंधु नदी है। यह क्रम पूछा जा चुका है कि उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर इन नदियों का क्रम क्या है। दूसरी बात कि इन नदियों के बीच अगर दोआब के नामकरण की बात करें तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि दोआब का नाम नदियों के नाम के प्रथम अक्षर से है। तो सबसे पहला दोआब बिस्त दोआब है, सबसे दक्षिण में है, जो ब्यास और सतलज के बीच है। व से ब्यास और सौ से सतलज, बिस्त। तो इस तरह से इसका नामकरण हुआ। इसी तरह से सतलज और रावी के बीच बारी दोआब है, सॉरी ब्यास और रावी के बीच बारी दोआब है। व से ब्यास और रौ से रावी, तो बारी दोआब, यह बिस्त के उत्तर में है। रावी सॉरी बारी दोआब के उत्तर में जो है वह है रचना दोआब। रौ से रचना, रौ से रावी और चौ से चिनाव। तो रचना दोआब जो है रावी और चिनाव के बीच में स्थित है। इसी तरह से रचना के आगे जो है चाज दोआब है या चाज दोआब, चौ से चिनाव और झौ से झेलम, जो चिनाव और झेलम के बीच में है। इसी तरह से झेलम और सतलज के बीच जो है उसे हम सिंधु सागर दोआब कहते हैं। चिनाव, झेलम और सतलज के बीच स्थित दोआब को हम सिंधु सागर दोआब कहते हैं। तो ये रहे आपके 5 दोआब और 5 नदियाँ जो कि पंजाब जैसे मैदान का निर्माण करती हैं। इसके बाद राजस्थान का मैदान है। तो राजस्थान के मैदान को हम आर्द्रता के आधार पर 2 हिस्सों में बांटते हैं और अरावली इसका विभाजन करती है। अरावली के पश्चिम का हिस्सा पूरी तरह से शुष्क प्रदेश है जिसको मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है और इस भाग में अरावली के पश्चिमी ढाल से लूनी और माही नदियाँ निकलती हैं। लूनी नदी जो है वह बाल्टोरा तक मीठे जल का स्रोत है, जबकि लेकिन बाल्टोरा से आगे लूनी नदी में खारा जल पाया जाता है। इसी तरह से अरावली के पूर्वी भाग में राजस्थान का जो मैदान है वहाँ पर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाने के कारण, 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाने के कारण यह एक अर्ध शुष्क प्रदेश है। इसलिए यहाँ पर स्टेपी प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। खैर, तो इसके अलावा इस राजस्थान के मैदान में नमकीन झीलें पाई जाती हैं, जिसमें सांभर सबसे बड़ी और पूरे भारत के अंतःस्थलीय क्षेत्र में सबसे बड़ी नमकीन या लवणीय झील, लवणीय जल की झील है। सांभर के अलावा इस क्षेत्र में डिडवाना, डेगाना आदि भी नमकीन झीलें हैं। यह प्रदेश कृषि की दृष्टि से और जनसंख्या बसाव की दृष्टि से बहुत उपयुक्त नहीं माना गया है। इसके बाद है तीसरा आपका गंगा का मैदान। गंगा का मैदान का निर्माण जो है, गंगा सबसे प्रमुख नदी है, उसकी सहायक जमुना और अन्य दक्षिणी और उत्तरी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में मिलता है, इसके बाद बिहार और इसके बाद पश्चिम बंगाल में मिलता है। तो मैदान को खास करके गंगा नदी के उत्तर में इस मैदान को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। पश्चिमी हिस्सा जो है वो रोहिला खंड का मैदान कहलाता है, जबकि पूर्वी हिस्सा जो है वो अवध का मैदान कहलाता है। लेकिन संपूर्ण गंगा मैदान को हम सामान्य रूप से 3 हिस्सों में बांटते हैं: ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचला गंगा मैदान। ऊपरी गंगा मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है,
जबकि मध्यवर्ती गंगा मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में विस्तृत है, और जबकि निम्न गंगा मैदान पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इस मैदान में टाल भूमि, चौड़ी भूमि होती है, जो कि मध्य गंगा मैदान की प्रमुख विशेषता है। इस चौड़ी भूमि को यह चौड़ी भूमि को दलदली भूमि के रूप में भी जाना जाता है, जो कि खास करके बिहार वाले हिस्से में ही इस भूमि में चूंकि जल भरा रहता है, इसलिए इसको टाल कहते हैं। लेकिन अगर निम्न भूमि में जल भरा रहता है, इसको टाल कहते हैं। इसी को हम बील के नाम से भी जानते हैं। मध्यवर्ती गंगा मैदान में ही गोखुर झीलों की प्रधानता या ज़्यादा मात्रा में गोखुर झीलें पाई जाती हैं। यहाँ पर ढाल की कमी के कारण नदी विसर्पण की घटना ज़्यादा हुई थी। यही कारण है कि इस क्षेत्र में मध्यवर्ती गंगा मैदान में गोखुर झीलों की अधिकता पाई जाती है। निम्नवर्ती गंगा मैदान जो है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 50 मीटर है, और समुद्री ज्वार के कारण इसका निम्नवर्ती हिस्सा दलदल के रूप में मौजूद है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। खैर, ब्रह्मपुत्र के मैदान के पहले गंगा मैदान के बारे में एक बात और जान लें कि अगर भारत के संपूर्ण क्षेत्र में कृषि कार्य बंद कर भी दिया जाए तो भी गंगा मैदान इतना विस्तृत और इतना अधिक उपजाऊ है कि संपूर्ण भारत की जनसंख्या को अन्न प्रदान कर सकता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप के कारण हुआ था। यह निक्षेप मेघालय के पठार और हिमालय के बीच के संकरे हिस्से में हुआ था। यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान काफ़ी संकरा है, और इस मैदान की सबसे बड़ी विशेषता ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां हैं। वास्तव में ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जो नदी में अपने नदी पेटी में ही जलोढ़ निक्षेप के कारण नदी द्वीपों का निर्माण करते हैं। और माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और माजुली इसलिए भी चर्चा में सबसे ज़्यादा है कि आज के डेट में इस पर अपरदन की क्रिया सबसे ज़्यादा हो रही है। यहीं पर पक्षी सुसाइड भी करते हैं। काफ़ी समय पहले इस घटना के कारण माजुली द्वीप चर्चा में आया था। उसके बाद अपरदन की क्रिया के कारण वर्तमान में चर्चा में है, और यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान बाढ़ की अधिकता और वनों की अधिकता तथा सकरा होने के कारण तथा जनसंख्या कम होने के कारण इस प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि गंगा का मैदान है। तो ये इसका प्रादेशिक विभाजन था भारत के मैदान का। इसमें आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का दक्षिण से उत्तर क्रम क्या रहा है। दूसरा, इनके बीच जो दोआब है, इस दोआबों के नाम पूछे जाते हैं, किन नदियों के बीच कौन से दोआब है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आती है उसको क्या कहते हैं, जहाँ साल में कभी कभी बाढ़ आती है उस प्रदेश को क्या कहते हैं। चौथा, भाबर और तराई की विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब प्रश्नों को आप बढ़िया से देख लेंगे, ये बार बार दोहराए जाने वाले क्वेश्चन हैं। माजुली द्वीप को लेकर कई बार प्रश्न आ चुके हैं। इसके अलावा रेह और कलर मिट्टी को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो ये क्वेश्चंस हैं जिस पर खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो बंद मत कर दीजिएगा। धन्यवाद।